एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। लास्ट टाइम जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ यानी 2018-19 का ये क्वेश्चन पेपर है, क्लास 8th का साइंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है, और नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डिफनेस इम्प्लाइज टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। डिफनेस का मतलब टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, एकदम सुनाई नहीं देना। डिफनेस का मतलब बहरापन। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन से टेक्निक, नेम द टेक्निक यूज्ड बाय टोटल हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल टू कम्युनिकेट विथ अदर्स इफेक्टिवली। दूसरे से इफेक्टिवली बात करने के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कौन से टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा साइन लैंग्वेज। वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। मान लेते हैं कि टोटल विजुअल ये रहा, ब्लाइंड रहा कोई पर्सन, कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो वो कौन से टेक्निक का यूज़ करेगा। वो टेक्निक का जो यूज़ करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइल सिस्टम। BRAILLE, ब्राइल। ब्राइल सिस्टम का यूज़ करेगा वो, ब्राइल सिस्टम का यूज़ करेगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ब्राइल सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं जिस पर फिंगर्स रख के वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो एक तरह से एक खुरदुरा चीज़ रहता है, उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सब चीज़ को पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो पॉजिटिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैथोड, उसमें कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। तो गैस यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव वाले में प्रोड्यूस होगा हम लोगों का ऑक्सीजन। यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन, और नेगेटिव वाले में प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन दो गैसेस से मिलके हुआ है। कौन कौन से गैसेस हैं, एक हम लोगों का है हाइड्रोजन और दूसरा हम लोगों का है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज और कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जो भी प्लेट रहता है, जो भी इलेक्ट्रोड रहता है, वो अपने नेगेटिव साइन वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो चार्ज बनाएगा, हायर क्लास में पढ़ेंगे O2 माइनस, यानी नेगेटिव चार्ज का है। तो उसको कौन अपने और अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज का है यानी एनोड। और हाइड्रोजन जो है उसका चार्ज होता है प्लस, H प्लस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का है। तो उसको कौन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो अपने खुद से नेगेटिव चार्ज है, यानी कैथोड अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड का मतलब कैटायन को होल्डर, कैटायन को अपने और खींचने वाला, और एनोड का मतलब एनायन होल्डर, मतलब एनायन को अपने तरफ खींचने वाला। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि एन एलॉय हैविंग एल्युमिनियम इन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, राइट इट्स नेम। तो बोला जा रहा है कि एक एलॉय है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के बॉडी को बनाते हैं, उस एलॉय का क्या नाम है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है आपके बुक में एलॉय के यूजेज से रिलेटेड, यूजेज ऑफ सम वेल नोन एलॉयज, इस तरह करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि कौन से एलॉय का यूज़ करते हैं। तो एलॉय यूज़ करेंगे हम लोग ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन का ये यूज़ है कि उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाते हैं जिसमें एल्युमिनियम भी है। तो उसी तरह एक जो पूरा टेबल दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि
मैग्नेट्स बनाने में, मैग्नेट्स के फॉर्मेशन में कौन सा एलॉय का यूज़ होगा। फिर गन बैरल्स में कौन सा एलॉय का यूज़ होता है। तो ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, उस टेबल को आपको याद कर लेना है। नाउ 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, नेम द 2 मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ये वाटर पॉल्यूशन चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आसान क्वेश्चन है जो भी है, सोर्सेस कैसे होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी, लेकिन वो हम लोग को का डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन में बोला गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंबसन दैट टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम इज एक्सपोज टू एयर। अगर सोडियम को एयर में एक्सपोज कर देंगे तो किस टाइप का कंबसन होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो टाइप ऑफ कंबसन होगा वो होगा रैपिड कंबसन। तो रैपिड कंबसन हो जाएगा हम लोग का, रैपिड कंबसन होगा, फास्ट कंबसन होता है, उसको रैपिड कंबसन बोलते हैं। किस केस में रैपिड कंबसन होगा, जब सोडियम को एयर में एक्सपोज कर देंगे। सोडियम को एक्सपोज करेंगे तो जल्दी वो रिएक्ट कर जाएगा, फायर कैच कर लेगा उसमें। यानी कि जितने भी, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं कि और दूसरे टाइप के जो आपका कंबसन है उसके एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कौन सा कंबसन है, रैपिड कंबसन है कि स्लो कंबसन है कि फास्ट कंबसन है कि स्पॉन्टेनियस कंबसन है कि एक्सप्लोजिव कंबसन है। जितने टाइप के हैं उनके एग्जांपल्स को पढ़ लेना है आपको। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। कौन सा ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्रेट करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरे तरह के जो भी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को आपको पढ़ लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन डू वायरसेस शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करते हैं। तो वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करेंगे, तो वो लिविंग वायरस जो है वो एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो बोथ लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन वायरसेस कम इन कांटेक्ट विथ अ सुटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी वायरस जो है वो किसी कांटेक्ट में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट, वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं और उस समय वो लिविंग रहते हैं और बाकी टाइम वो नॉन लिविंग रहते हैं, तो जब आउटसाइड में रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, 8th नंबर क्वेश्चन भी बायो का है। यहाँ पर बोला गया है, नेम द डिजीज दैट इज कॉज्ड द आयरिश फेमिन इन 1740-41। ये आपके बुक में दिया हुआ है। क्या पूछा गया है इसमें कि आयरिश फेमिन जो डिजीज़ है, मतलब कि फेमिन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के लाइफ का लॉस एक साथ, तो उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, द आयरिश फेमिन इन 1740-41 was caused because of complete destruction of द पोटैटो क्रॉप। पोटैटो क्रॉप का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया और किसके कारण हुआ, एक डिजीज़ के कारण, क्रॉप ड्यू टू द डिजीज़। द नेम ऑफ डिजीज इज लेट प्लाइट। तो लेट प्लाइट नेम का एक डिजीज़ था, लेट प्लाइट, जिसके कारण जो पोटैटो के क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गए, विच वॉज कॉज्ड बाय अ फंगस, जो किसी फंगस के कारण
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस है, फंगस के कारण ये डिजीज़ हुआ, ये फैमिन आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया अ रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर फ्रॉम एयर, हाउ डू द रे ऑफ लाइट बेंड इन दिस केस, स्टेट द रीजन बिहाइंड। तो बोला जा रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो वो ऑब्लिकली जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, एयर में जाता है, वाटर में जाता है, कहाँ से, एयर से वाटर में जाता है। तो बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होगा, किस तरफ बेंड होगा, और उसके पीछे रीज़न क्या होगा ये भी बताना है। तो मीडियम अगर है इस तरह का हम लोग के पास, ये मान लेते हैं एयर मीडियम है, और इधर मान लेते हैं वाटर है मीडियम, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा है। तो अगर यहाँ नॉर्मल है हम लोग का, तो वो सीधे न जा करके बेंड करेगा टूवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और रीज़न क्या होगा उसके पीछे, रीज़न होगा कि अ रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में यहाँ पर क्या है, एयर है, टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में यहाँ पर क्या है, वाटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में बोला गया द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स नॉन एज रॉड्स एंड कॉन्स, उसको रॉड्स या कॉन्स बोलते हैं। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इन दो लाइट सेंसिटिव सेल्स का मेन फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों का फंक्शंस देख लेंगे, क्या हो जाएगा, रॉड शेप्ड सेल्स का फंक्शन होता है, रॉड शेप्ड सेल्स का फंक्शन होता है इट इज़ हेल्पफुल फॉर विजिबिलिटी इन डिम लाइट, डिम लाइट में विजिबिलिटी के लिए हेल्पफुल होता है। और कलर और कॉन्सेप्ट सेल्स के क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट हेल्प्स फॉर कलर विजन, अलग अलग तरह के कलर हम लोगों को क्यों दिखाई देते हैं, कॉन्सेप्ट सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट हैं उसके कारण हम लोगों को अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सेल्स नहीं रहता तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल्स भी है, एक ईगल का एग्जाम्पल है, एक आपका आउल का एग्जाम्पल है कि एक में क्या रहता है, डे टाइम में देख नहीं पाता है आउल, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पास कॉन्सेप्ट सेल्स का कमी है, उसके पास रॉड शेप्ड सेल्स ज़्यादा है, इसलिए रात में वो अच्छे से देख सकता है। उसी तरह ईगल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो दूर तक देख सकता है, उसके पास कॉन्सेप्ट सेल्स ज़्यादा अमाउंट में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11th नंबर। 11th नंबर में प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 12th नंबर जो है वो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सैटेलाइट भी आपका डिलीटेड में है, सैटेलाइट को भी अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अ सिल्क लाइक फाइबर एक्स, एक फाइबर है सिल्क जैसा जो अपीयर करता है जिसका नाम एक्स है, मेड फ्रॉम वुड पल्प हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ नेचुरल सिल्क, उसका प्रॉपर्टीज नेचुरल सिल्क के सिमिलर है। तो ए में पूछा गया है एक फाइबर है जो जिसका नाम एक्स है, जिसका प्रॉपर्टीज सिमिलर है किसके, नेचुरल सिल्क के, रेशम के जैसा प्रॉपर्टीज है सिमिलर। तो ए नंबर में पूछा गया है नेम द फाइबर एक्स, फाइबर एक्स का क्या नाम होगा ये बताना है आपको। तो फाइबर एक्स का नाम हो जाएगा हम लोगों का रेयॉन, फाइबर एक्स का नाम हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर रेयॉन नेम हो जाएगा। और उसके बाद पूछा गया है कि लिस्ट एनी टू यूजेज ऑफ दैट फाइबर, तो उस फाइबर का टू यूजेज बताना है आपको। तो टू यूजेज क्या हो जाएगा उस फाइबर का, फर्स्ट यूज़ में आप लिखेंगे मेकिंग एपरल्स, एपरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको किसी भी फाइबर का, अगर आप गलती से किसी भी फाइबर्स का यूज़ भूल गए हैं
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, एपरल्स। एपरल्स अगर आप लिखेंगे तो ये सभी में काम आ सकता है। जैसे एपरल्स में क्या क्या आता है हम लोगों का, एपरल्स में आता है जैकेट, ड्रेस, सूट्स, लाइनिंग, हैट्स, मतलब बहुत सारा चीज़ एपरल्स वर्ड से इतने सारे चीज़ हो जाते हैं। तो अगर किसी भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ अगर आप भूल गए हैं तो क्या लिख देंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एपरल्स। ये पहला यूज़ हो गया। नाउ सेकेंड यूज़ इज़ फॉर मेकिंग सर्जिकल प्रोडक्ट्स, टायर कोट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो 2 यूज़ पूछा गया है, तो 2 यूज़ आपको लिख देना है। अब आगे 14th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 14th नंबर क्वेश्चन में है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए रीज़न बताना है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो फर्स्ट में है कि इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। अगर किसी आदमी का कपड़ा क्लोथ जो है वो फायर कैच कर लिया तो उस आदमी को क्या करना चाहिए, इमिडिएटली एक मोटे कंबल से, थिक ब्लैंकेट से रैप कर देना चाहिए। मतलब क्या कर देना चाहिए, लपेट देना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ब्लैंकेट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच एक्सटिंग्विशेस फायर। क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबसन का, तो जब फायर जो एक्सटिंग्विश हो जाएगा जब एयर का सप्लाई जो है वो कट हो जाएगा। वो कौन वर्क करेगा कट करने का, ब्लैंकेट। नाउ नंबर बी नंबर में पूछा गया बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल कॉजेज एसिड रेन। कोल और डीजल के बर्न होने से एसिड रेन होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, कोल और डीजल को बर्न करेंगे तो एसिड रेन क्यों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर देंगे वाटर के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। तो ये एसिड बन रहा है और वो रेन वाटर के साथ मिलेगा तो एसिड रेन बनाएगा। सो इट प्रोड्यूसिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल में कॉज एसिड रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। मेंशन द नेम एंड साइज ऑफ। नेम और साइज बताना है किसका, ए नंबर द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट सेल, लिविंग वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नेम बताना है। तो स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड विल बी PPLO। PPLO फुल फॉर्म क्या हो जाएगा PPLO का, ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ल्यूरो में पी साइलेंट है, न्यूमोनिया में भी पी साइलेंट है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल उनका माना जाता है कि उनका सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और उसका दूसरा नेम क्या है, उसका दूसरा नेम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इसका दूसरा नाम है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द अदर नेम फॉर दिस। माइकोप्लाज्मा है, उसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है और 1 माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है, 1 माइक्रोन, इस तरह माइक्रोन दिखाया जाता है, 10⁻⁻6 मीटर, यानी बहुत ही छोटा वैल्यू। 10⁻⁻6 मीटर बहुत छोटा वैल्यू। 1 मीटर का 1/10⁻6 पार्ट, 1 मीटर का 10⁻6 पार्ट में डिवाइड करना, यानी बहुत ही छोटा। अब उसके बाद बी नंबर में पूछा गया है द लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल होगा ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच के एग का जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है और इसका साइज होता है 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अ न्यू इंडिविजुअल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोटर्बरेंस अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। एक नया इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर जाता है किसके कारण, एक छोटे से प्रोटर्बरेंस
के होने से। तो बताना है यहाँ पर नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द अबव केस। तो सबसे पहले प्रोटरबरेंस का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोटरबरेंस का मतलब होता है बर्ड डेवलप कर जाना, बर्ड डेवलप कर जाना, बर्ड डेवलप करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट में पूछा गया है ए नंबर में टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा है इस केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा बर्डिंग। इसका ए नंबर का आंसर हो जाएगा बर्डिंग। बर्ड का डेवलप होना बर्डिंग बोलेंगे इसको, BUDDING बर्डिंग। अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के जैसे बाइनरी 3 टाइप्स में 3-4 टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें कुछ है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग। तो अगर बर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे बी नंबर में बोला गया है नेम 2 ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। 2 ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है जो इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। तो उन 2 ऑर्गेनिजम्स का नेम हो जाएगा हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट जो है ये 2 ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय दिस मेथड, बाय प्रोटरबरेंस फॉर्मेशन करके उनके बॉडी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते, 3 उसके बाद पार्ट में डिवाइड होते रहते और न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप होते जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वैक्सीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट वे है इम्यूनिटी बिल्ड करने का। हाउ डज अ वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज। वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस करेगा डिजीज से इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा। तो वैक्सीन का को हम लोग क्या बोलते हैं, अ वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी। इसका आंसर हो जाएगा अ वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी, ए नंबर का, टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके ये क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। और ये किस तरह वर्क करता है, वैक्सीन जो है वो जनरली किससे बना हुआ रहता है। वैक्सीन एक सस्पेंशन है, मतलब कि सस्पेंशन हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन का जिसमें कुछ पार्ट डिजॉल्व नहीं हुआ रहे उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ये कैसे बने हैं किल्ड और वीकेंड, किल करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक करके वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बने हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीन वर्क कैसे करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, एंटीबॉडीज डेवलप करके। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है नेम 2 मेथड्स। 2 मेथड्स बताना है जिससे क्या होगा, 2 मेथड्स ऑफ एडमिनिस्टरिंग वैक्सीन्स। मतलब वैक्सीन देने का 2 मेथड बताना है, 2 उपाय बताना है किस तरह से दिया जाता है। तो 2 मेथड्स में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इनोक्यूलेशन और सेकेंड हो जाएगा इट इज़ गिवन ओरली। मतलब इंजेक्ट करके भी दिया जा सकता है और ओरली मतलब कि पिलाया भी जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है आइज आर आवर विंडोज। आइज जो है वो हम लोग का विंडोज है टू द वर्ल्ड। आइज हम लोग का विंडो है जिससे इस वर्ल्ड को हम लोग देख सकते हैं। देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ देम। इसलिए हम लोग को अपने आइज़ का बहुत अच्छे से केयर रखना चाहिए। सजेस्ट एनी 3 प्रिकॉशंस टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। तो 3 मेथड्स क्या हम लोग ये यूज़ करेंगे, क्या हम लोग अप्लाई करेंगे कि हम लोग का आइज़ जो है उसका प्रॉपर केयर हो सके। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हैव अ रेगुलर चेकअप। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर चेकअप हम लोग अपने आइज़ का कराएंगे। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि नेवर लुक एट सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। किसी पावरफुल लाइट सोर्स या सन की तरफ हम लोग डायरेक्टली नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट में थर्ड में लिख सकते हैं वॉश जेंटली
योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, बीच बीच में हम लोग को साफ पानी से पूरे आँख को धोते रहना चाहिए। और बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, जो आपको आसान लगे उसको उसमें से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और का क्वेश्चन दिया हुआ इसी क्वेश्चन का 18 नंबर का। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है अ मिडिल एज्ड पर्सन इज नॉट एबल टू रीड अ बुक व्हेन इट इज हेल्ड समवॉट अवे फ्रॉम हिज आई। मिडिल एज्ड पर्सन जो है वो बुक को में पेजेस में जो लिखा है उसको रीड करना, उसको करने में दिक्कत होता है। तो पूछा जा रहा है, फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि ए नंबर में नेम द आई डिफेक्ट फ्रॉम विच ही इज सफरिंग। तो जो पर्सन सफ़र कर रहा है आई डिफेक्ट से, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया बोलेंगे। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। फार साइटेडनेस का मतलब हुआ कि दूर देख पाता है और नज़दीक नहीं देख पाता है। साइटेडनेस इज नाउन वर्ड, नाउन NESS जिसमें लगा हुआ रहता है लास्ट में, वो क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन मतलब उस चीज़ को पोजेज करना, पॉसिबल है कि पोजेज करे। तो जिसमें फार साइटेडनेस का मतलब हुआ दूर का देख सकता है, और दूर का देख सकता है तो नज़दीक का नहीं देख सकता है। तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। अब इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बी नंबर में, स्टेट द 2 लाइकली कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का 2 लाइकली कॉज, 2 कारण क्या हो सकते हैं जिससे ये डिफेक्ट हुआ होगा। तो इस ये जो 2 डिफेक्ट जो हुआ है उसका 2 कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन होगा इलोंगेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस के साइज का इनलार्ज हो जाना, बड़े साइज का हो जाना आई लेंस, जिसके कारण हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट अराइज होता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है द आई बॉल गेटिंग शॉर्टेंड। आई बॉल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, उसके कारण भी क्या हो जाएगा? हम लोगों को हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो सकता है। ये मिडिल एज में जनरली होता है। अब सी नंबर में पूछा जा रहा है कि हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड। इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस विल बी यूज्ड ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का यूज़ किया जाएगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। स्पेक्टिकल्स यूज़ किया जाएगा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस से जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है डिफाइन द टर्म्स। इन टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट नंबर में हम लोग का है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अदर मटेरियल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पास करके एक मटेरियल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का या दूसरे मटेरियल का एक थीन लेयर को डिपॉजिट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। दूसरा हम लोगों का है सेकेंड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करके इम्प्योर मेटल से हम लोग क्या करेंगे? प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। अब इसी में बी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द कैथोड एंड एनोड यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम लोग कैथोड में क्या यूज आएगा और एनोड में क्या आएगा वो बताना है। तो कैथोड में लिया जाएगा प्योर कॉपर मेटल को। कैथोड में क्या लिया जाएगा? कैथोड में लिया जाएगा प्योर कॉपर मेटल को, और एनोड में लिया जाएगा हम लोग का इम्प्योर कॉपर रॉड को लिया जाएगा। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? बोला गया डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट का यूज़ करके हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को मिल सकता है ये बताना है। तो आपके बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 292 में। उसमें क्या गिवन है? उसमें गिवन है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, किसको कन्वर्ट किया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है मैग्नेट को। मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है पेज नंबर 292 में? इस एक्टिविटी में गिवन है कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप लेना है हम लोगों को, और जो आयरन से बना हुआ है, और उसके ऊपर हम लोग टर्न बाय टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर को का लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स उसमें राउंड करा के, ये सोलेनॉइड बोला जाता है, वो सोलेनॉइड बना लेंगे और उसको वायर से कनेक्ट करके बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही उसके इनसाइड में एक बार मैग्नेट हम लोग ले सकते हैं, बार मैग्नेट ले सकते हैं। जैसे ही उसके इनसाइड में बार मैग्नेट को हम लोग फ्लो करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पास करवाएंगे, तो जैसे ही वो मूव करेगा तो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। तो इससे हम लोग का कंक्लूजन ये निकला कि बार मैग्नेट्स का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी इस तरह का और एक्टिविटी पूछा जा सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करना है, हम लोग को अरेंज करना है मेटल्स को जो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को सबसे पहले रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, सबसे लिस्ट रिएक्टिव को सबसे पहले रखना है। तो लिस्ट रिएक्टिव यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा सबसे पहले प्लेटिनम, लिस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव या उससे ज़्यादा रिएक्टिव बोल सकते हैं कॉपर है, और उससे ज़्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हम लोग का क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो अरेंजमेंट हम लोग का हो जाएगा प्लेटिनम, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सोडियम। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच वन कैन टेक प्लेस। ये जो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कैन टेक प्लेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। तो रिएक्शन क्या क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है हम लोग का मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, और दूसरे रिएक्शन में दिया हुआ है कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रिएक्शन विल टेक प्लेस, फर्स्ट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। रीजन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ में कॉपर के जगह पर आ जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नीशियम, सिंस मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, it will displace copper from its salt solution and this is said to be displacement reaction। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट वन हम लोगों का आंसर हो जाएगा, और रीज़न भी आप देख लिए क्यों ऐसा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर भी हम लोग का ये डिलीटेड पार्ट में है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर से है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसका और कभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मेंशन द 3 कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर और रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। 3 कंडीशंस बताना है जो नेसेसरी है कंबसन को होने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
थ्री कंडीशंस क्या क्या चाहिए हम लोग को, थ्री कंडीशंस चाहिए। सबसे फर्स्ट में देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। सेकेंड में देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन और एयर का कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। और थर्ड में द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उससे उसके जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको, वो टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंबसन पॉसिबल होगा। तो ये थ्री नेसेसरी कंडीशंस हो गया कंबसन के लिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेल। ये सेल्स के पार्ट है, इनके फंक्शंस को बताना है, सेल्स के पार्ट के फंक्शन बताना है। सबसे पहला क्या है हम लोग का, ए नंबर में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि इट कंट्रोल्स कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट रहता है सब्सटेंसेस का, उसका एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। और बी नंबर में क्या पूछा गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो जाएगा इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, फैट्स को के सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है। वहीं अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ देगा तो उसमें क्या लिखेंगे आप, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और लास्ट में सी नंबर में पूछा गया ल्यूकोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट का क्या यूज़ है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड्स का पार्ट है, प्लास्टिड का टाइप है, इसका यूज होता है। इट प्रोवाइड्स स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स, वायल्स एट्सेट्रा। इसका काम रहता है कि वो स्टोर करके रखता है स्टार्च को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, ऑयल्स को, ये सब को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है 24 के और में क्या बोला गया है, राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिख के बताना है। तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, प्लांट सेल एक तरफ कॉलम बना देंगे, प्लांट सेल लिख देंगे, दूसरी तरफ एनिमल सेल लिख देंगे। प्लांट सेल का क्या हो जाएगा, फिक्स्ड शेप, और एनिमल सेल का नॉट फिक्स्ड शेप और इरेगुलर शेप। और प्लांट सेल का फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सेल वॉल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। उसी तरह प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स बोला गया, वैक्यूल के बारे में लिख सकते हैं कि 1 लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं रहता है, या फिर स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। तो ये हम लोग का 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है जेम्स एंड जेलीज आर यूजुअली प्रिजर्व्ड यूजिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर के साथ जेम्स और जेलीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न हो जाएगा शुगर रहे चाहे साल्ट रहे। शुगर या साल्ट क्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा शुगर रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शुगर क्यों मिला के, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जेम्स और जेलीज में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, शुगर जो वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को क्या करेगा, वो रोक देगा, ग्रो नहीं करने देगा। अब बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर इट यूज फॉर स्टोरेज। मिल्क को बॉयल किया जाता है उसका यूज स्टोर करने के लिए, या फिर उसका यूज करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको बॉयल करते हैं। तो पैस्चुराइजेशन एक प्रोसेस है, बॉयल करके 100 डिग्री सेल्सियस में फिर कूल डाउन कर देना। तो वैसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीज़न है कि ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इनएक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को जो नेसेसरी नहीं है हम लोग के लिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना मेन इसका वर्क है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं यूज़ करने से पहले। नाउ
सी नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फूड्स फ्रॉम पफ्ड और इनलार्ज्ड कैंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। पफ्ड और इनलार्ज्ड कैंस का फूड को जो है वो हम लोग को क्या करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न होगा, तो उसके पीछे रीज़न होगा सी नंबर में, इट इंडिकेट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड। वो हम लोग को बताता है कि फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है, इसलिए उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, वो हम लोग को हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो नुकसानदायक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक लेंस जो है वो क्या कर रहा है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, मैग्नीफाइड है। वर्चुअल में जनरली इरेक्ट बनता ही है, लेकिन मैग्नीफाइड इमेज हम लोग नहीं देखे थे। हम लोग क्या देखे थे कि इमेज जो है वो इमेज फॉर्मेशन करता है जो वो छोटे साइज का होता है, स्मॉल साइज का। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे किसके लिए, ये जो इमेज फॉर्म होगा उसके लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में पूछा गया है कि कौन सा लेंस यूज होगा, ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर नेम द टाइप ऑफ लेंस, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस। और पूछा गया है सेकंड बी नंबर में पूछा गया है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रिलेशन टू द लेंस। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और ओ के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। अब सी नंबर में पूछा जा रहा है हम लोगों को ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसके लिए रे डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करके दिखाना है। तो रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया गया है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और टू रेज ऑफ लाइट गया तो क्या होगा, आगे जो है वो फोकस से पास करने के बाद वो कहीं मीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे। और बैक साइड में प्रोड्यूस करने के कारण इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को मिल जाएगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में हम लोग को मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में और का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ए नंबर में पूछा गया है डेफिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स नेमली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में हम लोग स्प्लिट कर दिया जाता है प्रिज्म के हेल्प से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और अब बी नंबर में पूछा गया है व्हाट कलर ऑफ वाइट लाइट गेट्स डेविएटेड मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा हम लोगों का, मोस्ट डेविएट होगा वायलेट कलर का। और लिस्ट कौन सा डेविएट होगा, लिस्ट डेविएट होगा रेड कलर का। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वायलेट कलर का जो है स्पीड जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। और दूसरा जो है वो लिस्ट स्पीड किसका होता है, ज़्यादा स्पीड किसका होता है, रेड कलर वाले का। तो रेड कलर वाला जो है वो लिस्ट डेविएट होगा आपका, और वायलेट कलर वाला जो है वो ज़्यादा डेविएट होगा। तो वायलेट विल बी द, वायलेट आंसर हो जाएगा मोस्ट डेविएट होने का, और लिस्ट डेविएट होने का रेड कलर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या है, तो रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज हो जाएगा हम लोग का चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डी नंबर देखेंगे, डी नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग को अ पार्ट ऑफ पेंसिल अंडर
water appears bent with respect to its part above water। बोला जा रहा है कि पेंसिल का एक पार्ट जो पानी के अंदर में है, किसी ग्लास में अगर पेंसिल को रख दिया गया है, वाटर है ग्लास में, तो क्या हम लोग को दिखेगा कि पेंसिल का जो वाटर के नीचे जो पार्ट है वो बेंट है और ऊपर वाला पार्ट बेंट नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन है? गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा हो रहा है। नाउ आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, साउंड चैप्टर से क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 27 नंबर क्वेश्चन में? बोला गया है कि अ साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अ साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in human life as it helps us to communicate with others in our daily life. Describe the mechanism of production of sound. Describe the mechanism of production of sound. तो यहाँ पर सिंपली ह्यूमन बींग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पूछा गया, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स थ्रू वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ह्यूमन बींग्स में वॉइस बॉक्स होता है उनके पास, उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द वॉइस बॉक्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स, उसका 2 वोकल कॉर्ड्स होता है स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट, और दोनों ही क्या रहता है? स्ट्रेच्ड रहता है। दे आर stretched across the voice box in such a way that there is a narrow gap, और उसमें एक नैरो गैप बन जाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीट बोलते हैं। इट्स सेड टू बी स्लीट which appears between these two. The lungs force air through the slit between the vocal cords and this makes them vibrate and produce sound, और वो वाइब्रेट करते हैं और उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना है यहाँ पर। साउंड चैप्टर में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्म्स हैं जिनको आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट में एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन हो जाएगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक साउंड का डिपेंड करता है? तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है लाउडनेस। क्या डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इट डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड। और अगर दूसरा पूछते फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा पिच, PITCH। पिच डिपेंड करेगा किस पर? फ्रीक्वेंसी पर, कितना श्रिलर साउंड है, कितना फ्लैटर साउंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू। मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है किसके रेस्पेक्ट में? मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, उसके रिएक्शन, वो रिएक्ट करता है और क्या क्या और अलग अलग टर्म्स है उसके बेसिस पर। फर्स्ट में कंपेयर करना है किसके बेसिस पर? थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्या हो जाएगा? मेटल्स गुड कंडक्टर हो जाएगा और नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर्स हो जाएगा। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करना है। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि किस में एक्सेप्शंस होता है। केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट है एक्सेप्शन से भरा हुआ। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इन जनरल जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है? मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट और नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? मेटल में क्या होगा? वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और नॉन मेटल में क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे चेक करेंगे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ, उससे आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो।
उसके बाद बोला गया है यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मेटल जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करेगा। और वहीं एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल जो है वो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, वहीं नॉन मेटल जो है वो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब और का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का ही है। पूछा गया है आपको कि एक्सप्लेन द 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में 3 मेन स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व्ड हैं उसको बताना है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स दिया हुआ आपके बुक में, क्या क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर फर्स्ट में, दूसरा में रिडक्शन ऑफ ओर रिडक्शन, तीसरा में रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन कर देना है, क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिससे रिमूव किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ को ओर से। रिडक्शन में क्या किया जाता है, और मेटल और को ट्रीट करके मेटल को फ्री स्टेट में पाया जाता है। और थर्ड में रिफाइनिंग में क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस है जिससे मेटल जो प्यूरिफाई करके हम लोग इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। नाउ बी नंबर में पूछा गया है नोबल मेटल्स रिटेन देयर लस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नोबल मेटल्स जो है वो लस्चर, चमक जो है वो बहुत लंबे समय तक क्या होता है, उनका चमक रहता है, लस्चर रहता है। तो बोला जा रहा है गिव 2 रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में 2 रीजन बताना है, क्यों ऐसा होता है, लंबे समय तक उसका चमक बरकरार क्यों रहता है नोबल मेटल्स का, दूसरे मेटल्स का क्यों नहीं रहता है। तो उसके पीछे रीज़न ये हो जाएगा, 2 रीजन्स बताना है। फर्स्ट में हो जाएगा दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर, एसिड्स, बेसिस एंड अदर सब्सटेंसेस, ये फर्स्ट रीजन हो जाएगा। सेकेंड रीजन हो जाएगा दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन रिएक्टिविटी सीरीज। फर्स्ट में एयर, वाटर, एसिड, बेस किसी से वो रिएक्ट नहीं करते जल्दी, और दूसरा में वो जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। यही रीज़न है कि जो नोबल मेटल्स है वो उसका जो चमक है वो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म बताना है किसका, पीईटी का। तो पीईटी का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीइथीन टेट्राथैलेट, पॉलीइथीन टेट्राथैलेट। अब और कुछ कुछ फुल फॉर्म्स दिया हुआ आपके बुक में, जो जैसे कि हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, इनका भी फुल फॉर्म्स कभी कभार पूछ लिया जाता है। नाउ बी नंबर देखेंगे हम लोग। बी नंबर में क्या बोला गया, नेम द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर दिस। अब बोला जा रहा है कि उस टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में बताना है, कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, हैंडल्स बनाने के लिए फ्राइंग पैन का। और उसके बाद बोला गया ऑल्सो स्टेट द रीज़न फॉर दिस, और उसी टाइप के प्लास्टिक का क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है ये बताना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स। अब रीज़न क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन। ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, हीट जो है वो उससे ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है हैंडल्स को बनाने में, फ्राइंग पैन्स का हैंडल को बनाने में। अब नेक्स्ट पूछा गया है सी नंबर में, चूज़ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या करना है, चूज़ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सब में से। तो मेलामाइन सबसे पहले है, मेलामाइन क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। उसके बाद आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा। बेकेलाइट क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग का हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है गिव रीजन्स, रीजन्स बताना है, किसके लिए रीजन बताना है। फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन
ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एग्जाम्पल है किसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का वो एग्जाम्पल है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इनसाइड द बॉडी, तो इसका रीज़न होगा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल के बॉडी में वो होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वेयर द फ्यूजन फॉर्म्स जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, और वो कहाँ पर होता है, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल। सो दिस फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सारा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, एम्ब्रियो से बेबी का डेवलपमेंट सारा प्रोसेस उम्ब में होगा, जो फीमेल के बॉडी के इनसाइड में होता है, इसलिए हम लोग इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोल सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर, सॉरी 30 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, अर्थवॉर्म इज कॉल्ड अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। अर्थवॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, अर्थवॉर्म को हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है, अर्थवॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट्स एज दे प्रोड्यूस बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हर्माफ्रोडाइट जो है वो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल गैमेट को ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। तो अर्थवॉर्म में ऐसा होता है। अब बी नंबर में पूछा गया, इन लिस्ट एनी 3 चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द टेडपोल ड्यूरिंग इट्स मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस में 3 चेंजेस क्या आता है वो आपको बताना है। तो 3 चेंजेस क्या आएगा टेडपोल में, तो फर्स्ट में हो जाएगा द लेग्स एंड लंग्स डेवलप, लेग्स और लंग्स डेवलप हो जाता है। दूसरा में क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन शॉर्टन, इंटेस्टाइन का साइज छोटा हो जाता है। और थर्ड में द टेल इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, बॉडी जो है वो उसके टेल को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ लास्ट नंबर देखेंगे हम लोग, उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे, और पार्ट क्या बोला गया है यहाँ पर, सेकेंड पार्ट में बोला गया हम लोग को राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का फंक्शंस बताना है, किसका किसका, ओविडक्ट, ओवरीज और टिप ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म। ओविडक्ट, ओविडक्ट का क्या फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज टू रिसीव द स्पर्म एंड प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका काम रहता है कि स्पर्म को रिसीव करना और एक फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड करना। सेकेंड वन इज ओवरीज, ओवरीज का क्या फंक्शन रहता है, द फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू प्रोड्यूस एग्स। एंड द थर्ड वन टिप ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म का हेड का टिप जो रहता है उसका क्या वर्क रहता है, इट प्रोड्यूसेस इंजाइम्स दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल ओवम। ये इंजाइम प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में फीमेल के ओवम में। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे, बोला जा रहा है राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। 2 डिफरेंसेस लिखना है ओविपेरस और विविपेरस के बीच में। तो डिफरेंसेस हो जाएगा, सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे हम लोग। तो डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ओविपेरस और विविपेरस में सबसे फर्स्ट डिफरेंस होगा ओविपेरस में, एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस and animals which give birth to young ones are called viviparous। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एग्स डेवलप इन द रिलेवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। एग्स जो है वो कहाँ डेवलप होता है, किसी सराउंडिंग में, मतलब कि बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर में डेवलप होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ओविपेरस एनिमल्स का वो फंक्शन है। और वहीं पर विविपेरस में क्या होगा, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, मदर के बॉडी के इनसाइड में एम्ब्रियो डेवलप होता है, किसमें, विविपेरस में। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, बोला गया है गिव अ रीजन, रीजन बताना है, गिव रीजन
अ मेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। एक मेल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करने में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज़ द फादर एंड नॉट द मदर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। बेबी का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल, वो डिसाइड कौन करता है, फादर। क्यों डिसाइड करता है, बोला जा रहा है कि द फीमेल्स हैव XX एज द सेक्स क्रोमोजोमल पेयर एंड फॉर मेल्स दिस इज अ XY पेयर। Thus all eggs carry an X chromosome depending depending upon whether a sperm with an X or with a Y chromosome fuses with an egg। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि मेल के पास XY क्रोमोजोम है और फीमेल के पास XX क्रोमोजोम है। तो XY क्रोमोजोम जो मेल का है वो आइदर X क्रोमोजोम फीमेल से ये क्या होगा, फ्यूज होगा, या फिर XX क्रोमोजोम मिलके वो डिसाइड करेगा कि क्या फॉर्म कर रहा है, चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा। अगर XX क्रोमोजोम हुआ तो गर्ल चाइल्ड होगा, और XY क्रोमोजोम आया फ्यूज होके तो वो बॉय बेबी होगा। इसलिए फादर जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो बेबी बॉर्न होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग का बी नंबर में बोला गया, इन लिस्ट 3 events that occurs in the reproductive phase in human in fertilization if fertilization does not takes place, human females if fertilization does not takes place। क्या बोला जा रहा है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, क्या 3 इवेंट्स होता है अगर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो तो इसमें क्या हो जाएगा कि 3 थिंग्स क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट में द वॉल ऑफ यूट्रस रप्चर्स, यूट्रस का वॉल जो है वो रप्चर कर जाता है। और सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस ब्लड्स एट्सेट्रा, ब्लीडिंग होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस ब्लड और ये सब, जिसको पीरियड बोला जाता है। एंड एट द लास्ट ओवा इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल प्रोसेस। ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, फ्यूज नहीं हो पाता है स्पर्म के साथ, इसलिए वो क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है मेंस्ट्रुअल प्रोसेस से। सो दैट्स ऑल। ये हम लोग का क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching, and best of luck for your annual examination.